नमस्कार अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजी जी, नमस्कार। सर, राहुल गांधी, अब तो उनको ऑफिशियली पप्पू कहा जा सकता है, सिख फॉर उनके जो अपनी पार्टी के सैम पित्रोदा है, उन्होंने ही कह दिया पप्पू बदल गया, और लग रहा है कि पप्पू बदल गया है। बड़ी बड़ी साजिशों में लग गया है पप्पू इस वक्त। साजिश और पप्पू दोनों चीज एक साथ कैसे कहा जाए अंजी जी, बताएं। साजिश करता पप्पू नहीं हो सकता है, पप्पू साजिश करता नहीं हो सकता है। पप्पू आमतौर पे एक बेवकूफ इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन देखें, राहुल गांधी की जानकारी कम है, राहुल गांधी का भाषा पे कंट्रोल नहीं है, राहुल गांधी के विचारों का बहुत विस्तार नहीं है। पर राहुल गांधी की नीयत 24 कैरेट खराब है। उसमें कहीं कोई संकोच नहीं है, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं गिना दूं, ये कश्मीर जाते हैं तो वहां से लौट के कहते हैं कि साहब वहां पे जो महिलाएं हैं उनका फौजी बलात्कार कर रहे हैं। ये साउथ इंडिया जाते हैं तो कहते हैं नॉर्थ इंडियंस आपको अपने मन का खाना नहीं खाने देंगे, आपको अपनी मन की जुबान नहीं बोलने देंगे। ये फौजी जवानों के पास बैठते हैं तो उनको फौजी अफसरों के खिलाफ भड़काते हैं, कहते हैं फौजी अफसर आपका शोषण कर रहे हैं। ये बाहर जाते हैं तो वहां पे खालिस्तानियों को भड़काते हैं कि सरदार ये नहीं कर सकते, सरदार वो नहीं कर सकते, सरदार ऐसा नहीं कर सकते, सरदार। अरे भाई, इस समय तो दो दो सिख मंत्री हैं, हरदीप पुरी और बिटू, रणदीप सिंह बिट्टू, दोनों दो दो सिख मंत्री हैं। हाँ, जो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमेशा एक मुसलमान होता आया है, उसका इस बार चेयरमैन भी लालपुरी सिख है, एक फॉर्मर आईपीएस अफसर जिसने भिंडरा वाले को गिरफ्तार किया था। तो आप तो इस बार तो माइनॉरिटी क्या पहली बार आप देखिए, उसका चेयरमैन भी माइनॉरिटी कमीशन का आपको सरदार नजर आ रहा है, दो दो कैबिनेट मिनिस्टर सरदार नजर आ रहे हैं। आपके सरदार मनमोहन सिंह पगड़ी पहन के 10 साल प्रधानमंत्री रहते हैं। मोदी सरदार नहीं है तो भी पगड़ बांध के जाते हैं और जाके वहां पे गोल्डन टेम्पल में और स्वर्ण मंदिर में सर झुकाते हैं। बल्कि एक कोई नवदीप सिंह या क्या किसी एक आदमी का सोशल मीडिया अकाउंट है, उसने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था साहब, वो मिलियंस में गया था। उन्होंने हम्म। कहा था कि ये मत समझना कि तुम्हारे 2% वोट के लिए पगड़ी बांध के आया है, वो इसलिए आया है कि उसको तुम्हारे गुरुओं में श्रद्धा है, वरना टोपी ना पहन के उसने 20% वोट तो ऐसे ही ठुकरा दिया था। तो जब वो 20% वोट ठुकरा सकता है टोपी ना पहन के, तो तुम्हारे सिर्फ इसलिए आया कि श्रद्धा है उनको। हाँ, तो उसके और तो और जो सरदार नहीं है वो भी पगड़ी बांध घूम रहे हैं, मोदी ले लो, राहुल गांधी खुद ले लो, और तो और टिकायत तो विनेश फोगट जैसे लोग भी पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। इस देश में पगड़ी बांधने पे सिर्फ एक बार खतरा आया है, 1984 में, जब हजारों या सैकड़ों सरदारों ने अपने बाल कटा दिए थे क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। इस देश में वहां गुरुद्वारे जलाए जा रहे थे, सरदारों के गले में टायर डाल के जलाया जा रहा था, सिर्फ वही खतरा आया है जब, और जिसके लिए राहुल राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। गिलती। लेकिन जब ये अमेरिका गए, अब अमेरिका में जाके किससे मिल रहे हैं? इल्हान उमर से। इल्हान उमर कौन है? ये ये एक सोमालिया से आई हुई एक मुस्लिम जिहादी है, जिसने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपने सगे भाई को अपना पति बता दिया। इन्होंने अपने सगे भाई को अपना पति बता दिया। उसके सही। बाद अभी जो एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी होती है अमेरिका की, उससे इनको बर्खास्त किया गया। पहली बार कोई आदमी बर्खास्त हुआ है। क्यों बर्खास्त हुआ? अभी तक ये क्या कर रही थी, कश्मीर पे भारत के खिलाफ आग उगल रही थी। ये पाकिस्तान गई और इमरान खान के बुलावे पे गई, फिर वो जो पाकिस्तान के हिस्से मतलब कब्जे वाला कश्मीर है उसमें गई, और कश्मीर पाकिस्तान का इस तरह के बयान दे दिए। ये अमरीकी संसद में भी भारत विरोधी बयान देती रही है लगातार, लेकिन वो बर्दाश्त हो गया। उसके बाद इन्होंने इसराइल विरोधी बयान देने शुरू कर दिए। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। इसका क्या मतलब है? रिवर जॉर्डन है, सी मेडिटेरेनियन है, तो यानी जॉर्डन नदी और मेडिटेरियन समुद्र के बीच का पूरा फिलिस्तीन है। इसका मतलब इसराइल का नामो निशान मिटा दो। तो इसराइल के नरसंहार की बात होती है। तो इसके बाद फाइनली इनकी जिहादी मानसिकता को देखते हुए अंततः इनको फॉरेन अफेयर्स कमेटी से बर्खास्त कर दिया गया। अब आप देखिए ये कितने किस तरह की गन्स के साथ इनके फोटो आते हैं। ये एक आतंकी हैं, जिहादी हैं। तो इनको अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर पाया। भारत के खिलाफ 24 घंटा बोलती है तो राहुल गांधी इनके पास बैठे नजर आते हैं। दूसरी बात, एक अंसारी करके एक जर्नलिस्ट है। वो जर्नलिस्ट क्या है कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार आती है तो भाग खड़ा होता है। ये इसी की बात हो रही है। तो ये भाग खड़ा होता है, ये इसलिए भाग खड़ा होता है, इसको भगोड़ा घोषित कर देता है बांग्लादेश, क्योंकि इसके जो संबंध है आईएसआई और जमात इस्लामी से हैं। और ये कि संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर कहता है कि केजरीवाल के साथ गड़बड़ हो रहा है। और ये अमरीकी जब वहां पे व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां ये खड़े होकर भारत के विरोधी सारे बात करता है। तो लोग परेशान आ चुके हैं इससे साहब। ये परेशानी आईएसआई का खुला एजेंट है। राहुल गांधी इसके साथ भी नजर आ रहे हैं। फिर सरदारों के मुद्दे में जहां तमाम भारत के सरदार उनके ऊपर लानत मलामत भेज रहे हैं, तो पन्नू जो एक खालिस्तानी आतंकी है वो इनके समर्थन में खुल के आ जाता है। अरे राहुल भैया एकदम सही कह रहे हैं। तो यानी जो अमरीकी अमरीकी जिहादी है उससे मिल लिए, जो बांग्लादेशी जिहादी उससे मिल लिए,
जो खालिस्तानी जिहादी है उससे मिल लिए, सोरोस के लोगों से मिल ही लिए होगे, डोनाल्ड लू को तुमने वो करी कि डोनाल्ड लू भारत आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भारत कुल मिलाकर राहुल गांधी का अमेरिका का दौरा पूरी तरह सफल और संपन्न रहा। अंजी जी। पर सर आप ये देखिए ना कि पन्नू ने कितना लंबा चौड़ा एक वक्तव्य जारी कर दिया, एक चिट्ठी लिख डाली है कि राहुल गांधी तो बड़े बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि सिख तो ना पगड़ी पहन सकते, ना कड़ा पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, इसीलिए उनको एक अलग देश चाहिए। तो सर राहुल गांधी जो सिख हैं जिनकी बात वो कर रहा है, ये पन्नू भी कर रहा है, क्या उसको भी याद नहीं कि 84 में क्या हुआ था और कांग्रेस ने ही सब कुछ किया था? कांग्रेस के राज में ही सिख पगड़ी नहीं पहन पा रहे थे और कड़ा नहीं पहन पा रहे थे, और राहुल गांधी आज वहां पर भीड़ में खड़े होकर किसी को उठाकर नाम पूछते हैं और ये राग अलापना शुरू कर देते हैं। क्या ये नया टूल किट तैयार कर लिया है उन्होंने अमेरिका जाकर डीप स्टेट के साथ? नहीं, ये पुराना टूल किट है। देखिए, जो खालिस्तानी आतंकवादी वो जमाने से आईएसआई के इशारे पे खेल रहे हैं, और आईएसआई कनाडा से इनका पूरा चल रहा है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार थी उसके पास बहुमत नहीं था, तो उसने एक खालिस्तानी जो एक वो था नेता था, उसका नाम जसमीत सिंह, उसकी पार्टी का समर्थन लिया। उसकी पार्टी की सरकार 4 साल सरकार चलाई, अभी उसने भी समर्थन वापस ले लिया है। तो साहब ये सब कनाडा और वहां से सब चल रहा है, प्रोपोगंडा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी देश विरोधी तत्व रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देश विरोधी जितने तत्व हैं, इलान उमर से लेके, अंसारी से लेके, पन्नू से लेके, चीन से लेके, देखिए अडानी के विरोध हर जगह क्यों करते हैं? क्योंकि आप हाइफा पोर्ट से देख लीजिए, इसराइल से लेके जहां जहां पे एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, वहां चीनी कंपनीज को कोई आदमी अगर टक्कर दे रहा है तो अडानी दे रहा है। तो भाई चूंकि तो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, एमओयू किया है चाइना के साथ, एक गुप्त समझौता जो आज तक किसी को नहीं मालूम, यहां तक कि कांग्रेस में किसी को भी नहीं मालूम। जब वो चीन के साथ जो गुप्त समझौता हुआ था आंधी जी, तो उसमें चीन की तरफ से शी जिनपिंग थे। शी जिनपिंग उस समय वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट है चाइना के। और भारत की तरफ से मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई बाहरी था ही नहीं। आज तक किसी को मालूम ही नहीं समझौता क्या हुआ। तो ये तो हर जगह चीनी हितों को देखते हैं। वो जब चीन से हमारी बॉर्डर पे झड़प होती है तो ये कह देते हैं कि चीनी हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। वो तो एक भला वो ऑस्ट्रेलियन पत्रकार का वो आता है और वो बताता है गलवान वैली में चाइना के जो सैनिक मारे गए वो भारत के दुगने मारे गए हैं। तो ये अभी आके उन्होंने वहां पे बयान दिया अमेरिका में आज कि साहब दिल्ली का जितना बड़ा एरिया चाइना ने हमारा कब्जा कर लिया। अरे शर्म करो यार, कुछ भी बोल रहे हो। जो एरिया कब्जा किया था अक्साई चीन कब्जा किया था, वो तुम्हारे परदादा नेहरू के टाइम में किया था। तुम्हारे परदादा नेहरू उसके उसका जवाब नहीं दे सकते तुम। तो ये कुल मिला के बांग्लादेश में हमारा विरोध ढूंढ रहा है, शेख हसीना के लड़के को ढूंढ रहा है। उससे बात कर लिया, अंसारी से बात कर लिया, इल्हान से बात कर लिया, पन्नू इनके फेवर में आ गया, चाइना इनके फेवर में आ गया, सोरोस इनके फेवर में आ गया, डोनाल्ड लू इनको व्हाइट हाउस में बुलाते हैं। तो भारत के विरोध में अगर एक चिड़िया भी उड़ रही है तो राहुल गांधी उसको दाना डालने के लिए तैयार है, ये समझ लीजिए। पर सर आप ये सोचिए वहां जाकर वो ये कहते हैं कि चुनाव जो था पूरी तरह से कंट्रोल्ड था। ये कंट्रोल्ड चुनाव वाली टर्म तो हमने बांग्लादेश में भी सुनी थी कि शेख हसीना इसलिए जीत गई क्योंकि कंट्रोल्ड था, वहां पर तो ऑपोजिशन ने हिस्सा ही नहीं लिया, और वहां जाकर वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम वही बात है। जब बांग्लादेश में चुनाव हुआ था तो अमेरिका से लेकर तमाम पश्चिमी ताकत ने इसको एक कंट्रोल्ड चुनाव बताया था। कंट्रोल्ड चुनाव बताकर उन्होंने बांग्लादेश में बाकायदा भड़काया। डोनाल्ड लू जो अमेरिकी सरकार में डिप्टी मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स के, वो वहां जाते हैं, जमात इस्लामी से बात करते हैं, वहां आग भड़काते हैं। और वहां भाई देखिए, राहुल गांधी की दिक्कत है, वो जमाने से कह रहे हैं कि पूरे भारत में पेट्रोल छिड़का हुआ है, आग नहीं लग पा रही है। आग लगाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं पर आग नहीं लग पा रही है। ये साउथ इंडिया जाते हैं तो कहते हैं नॉर्थ इंडियंस तुम्हारी जुबान छीन लेंगे, तुम्हारी भाषा छीन लेंगे। ये कश्मीर जाते हैं तो कहते हैं बाहरी लोग तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे। ये सिखों के बीच में बैठते हैं तो कहते हैं सिखों के साथ ऐसा हो रहा है। ये फौजी जवानों के पीछे बैठते हैं तो कहते हैं फौजी अफसर तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करके आके तो कहते हैं कि इंडियन आर्मी कश्मीरी औरतों का रेप कर रही है। जब पुलिस पूछती किसका कर रही तो कहते हैं भूल गए। तो दिक्कत ये है कि राहुल गांधी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब उन्हें लगता है, अच्छा उनके नेता लगातार कह भी रहे हैं कि साहब हम देश में बांग्लादेश कर देंगे, जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ कर देंगे। वही चीज रिपीट करने की कोशिश। बस एक चीज राहुल गांधी जो बार बार भूल जा रहे हैं, उन्होंने पिछली बार भी बांग्लादेश के बहुत पहले पिछले साल गए थे तो भी उन्होंने कहा था अमेरिका में कि अमेरिका और यूरोप की सरकारों को भारत में दखल देना चाहिए, ये अपने आप में देशद्रोह है। कैसे दखल देंगे भाई? लेकिन बस एक चीज भूल जा रहे हैं कि हम बांग्लादेश नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं है, हम अफगानिस्तान नहीं है, हम इराक नहीं है, हम सीरिया नहीं है, हम लीबिया नहीं है, हम भारत है। पर सर
ये भी तो देखिए ना कि राहुल गांधी वहां जाकर ये कहते हैं कि जो चुनाव आयोग था वो भी मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा था, और ये बातें कोई और नहीं कह रहा है सर। पिछली बार तो वो सांसद भी नहीं थे जब 2023 में गए थे, सांसदी चली गई थी, तब तो रोने धोने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसी बकवास कर रहा है विदेश में जाकर, तो आप सोचिए पाकिस्तान, आईएसआई किस तरह से इन मुद्दों को हाथों हाथ लेते हैं। इमरान खान राहुल गांधी को कोट करता था ना आर्टिकल 370 हटने के बाद, जब राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि खून की नदियां बह जाएंगी, तो यूएन में जाकर क्या किया था इमरान खान ने, राहुल गांधी को कोट किया था। आप देखें ना, अब तो कोई बनावट भी नहीं रह गई। अब तो पाकिस्तानी दूतावास से बाकायदा आम आ रहे हैं इनके लिए। अब तो हम्म। पाकिस्तानी सरकार के मंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं राहुल भैया जीत जाए, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब तो कहीं कोई बनावट लुकावट छिपावट भी नहीं रह गई ना, आप इसको समझें। अब तो एकदम खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है जी। मतलब आप इसको मानकर चलें कि कोई कसर इन्होंने उठा नहीं रखी है। लेकिन रही बात चुनाव आयोग की, तो आज मैं देख रहा हूं कि खड़गे जी का बयान आया है कि हम्म। वो तो गड़बड़ हो गई, वरना 20 सीटें हमारी और आ गई होती तो हम मोदी को और सबको जेल भेज देते। अरे भैया, 99 सीट पे हो, 20 सीट और आ जाते तो 119 सीट हो जाती। हकीकत है आज तुम्हारा हाल ये है कि चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों तुम्हारा समर्थन करते, तुम्हारी तो भी तुम्हारी सरकार नहीं बनती। पर 20 सीटें और आ जाती तो सबको जेल भेज देते। क्या पागलपन है। मतलब रही बात चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करने की, उसको बदनाम करने की, तो मुझे भारत में उस संस्था का नाम बताएं जिसको राहुल गांधी ने बदनाम ना किया हो। फौज को बदनाम कर रहा, इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल को बदनाम किया, ईडी को बदनाम किया, सीबीआई को बदनाम किया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 7-7 घंटे के लिए सीबीआई उनको तलब कर लेती थी, पूरे पूरे दिन बयान देते थे, वापस चले जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। इनको बंदों को एक बार बुला लिया सीबीआई ने तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर पे चढ़ाई कर दी। तो आप सोचिए ना, कौन सी संस्था छोड़ी इन्होंने। इन्होंने तो सनातन तक को कोड़ कह दिया अंजू जी, बचा क्या। सर 240 सीटें बीजेपी की नहीं आती, अगर फेयर इलेक्शन होता तो क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 99 सीटें उनकी भी धांधली से आई हैं, तो फिर तो उनको तुरंत आकर इस्तीफा दे देना चाहिए और सारे के सारे सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमने तो धांधली से सीटें जीती। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी खुद नहीं जानते इसको। वो राहुल गांधी के लिए कोई भी सवाल अगर आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है तो मामला फंस जाता है। आप देखें, उनसे एक लेडी मॉडरेटर पूछ रही थी, कह रही थी भैया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, गाजा पट्टी में युद्ध हो रहा है, इसमें अमेरिका की क्या भूमिका होती है। अब राहुल गांधी ने सोचा कि यार ये यूक्रेन, गाजा पट्टी, अमेरिका, ना मोदी का नाम आया, ना योगी का नाम आया, ना भाजपा का नाम आया, ना आरएसएस का नाम आया, ना अडानी का नाम आया। अब मैं जवाब क्या दूं, इसके बाद तो उनका सिलेबस ही खत्म हो जाता है। तो उसका जवाब वो चीन को लेके देने लगे। तो लोग हंसने लगे कि यार बात हो रही है अमेरिका और यूक्रेन की, चीन की बात कर रहे हो, वो भी चीन को लेके क्या, कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग, वो चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करने लगे। कल वो कह रहे थे चीन में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जबकि चीन अपने इतिहास के सबसे बड़े अनएम्प्लॉयमेंट है उससे जूझ रहा है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट की है जिसमें उन्होंने कहा कि चीनी सरकार ने आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी, इतना ज्यादा बढ़ गया है। सीएनबीसी की रिपोर्ट देख लीजिए, ऐतिहासिक। तो कुछ भी बोल रहे। अब वो आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दे दिया, कब आरक्षण खत्म होगा। आप जानती हैं अंजू जी, अभी से केवल आधे घंटे पहले, पौन घंटे पहले, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनके बयान को दोहरा दिया और कहा कि हम राहुल भैया के साथ खड़े हैं, हम भी चाहते हैं आरक्षण समाप्त हो जाए। और वो यही नहीं रुके, अब भाई अगर राहुल ऐसे हैं तो उनके चेले और आगे। उन्होंने कहा तो नेहरू भी खिलाफ थे आरक्षण के। तो अब आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक अलग बहस है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मोहन भागवत ने एक बार कहा तो समीक्षा कर लो, और भाजपा हार बिल्कुल। गई थी। और यहाँ तो इस तरह बिल्कुल की बातें हो रही। सर, यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आप कहते हैं ना राहुल को आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लो तो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। INDIE स्टैंड्स फॉर व्हाट? INDIE का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी याद करके नहीं गए वो अमेरिका। नहीं एक नहीं नहीं एक आता। स्टूडेंट देखिए ने ऐसा पूछा हुआ था ना जी, सवाल। हुआ क्या कि पत्रकारों को तो आप रोक लेते हैं, एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, वो सवाल उसका कुछ और था। उसने सवाल ये किया कि साहब आपने कैसा गठबंधन बनाया है जो ममता बनर्जी हैं उनके साथ आपका सीटों का समझौता नहीं हो पाता, और हिंदुत्व के नाम पे जो शिवसेना बनी उनसे आपका समझौता हो जाता है। तो मोदी हटाओ के अलावा कोई और भी प्रोग्राम है आपके पास की नहीं है। अब वो गड़बड़ा गए, बोला नहीं, एक्चुअली एक्चुअली करने लगे। फिर उनको लगा कि साहब वो अखिलेश यादव से सीख के कहते कि पत्रकार की नियत पे सवाल उठा दो। अखिलेश यादव ने शुरू किया था
तुम कौन जात हो, तुम कौन जात हो, तुम्हारा कपड़ा देख के तुम्हारी जात नजर आती है, ये सब शुरू किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भी और ये तो अभी भारत में सबको भाजपाई ठहरा देते हैं, यहाँ सीधे उस स्टूडेंट को उन्होंने भाजपाई तो नहीं ठहराया। उन्होंने कहा अभी इंडिया गठबंधन क्यों कह रहे हैं, इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं, आपको इंडिया गठबंधन कहना चाहिए। तो उस स्टूडेंट ने भी पूछ लिया इंडिया में ए माने क्या है, तो बोले ए माने अलायंस है। तो बोले अगर इंडिया माने अलायंस है तो मैं इंडिया अलायंस 2 बार अलायंस क्यों बोलूं, 2 बार अलाउ। अब उसमें राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि ये तो बेवकूफी की बात भी है और सिलेबस के बाहर का सवाल हो गया। तो राहुल गांधी को बेसिकली देखिए उनके विचारों में कंफ्यूजन है, उनकी भाषा कोई साफ नहीं, ना अंग्रेजी ना हिंदी। उनकी अंग्रेजी आमतौर पे लोग समझते हैं उनकी अंग्रेजी अच्छी, उनकी अंग्रेजी भी खराब है। उनकी अंग्रेजी उस तरह की बात करते हैं, ऐसे ऐसे निशाना करके आई एम थिंकिंग इन माई माइंड ऐसे करके बोलते हैं। तो मतलब इस तरह से राहुल गांधी बोल सकते हैं। तो उनकी हिंदी खराब है, उनकी अंग्रेजी खराब है, उनकी सिर्फ इटालियन ठीक है, क्योंकि इटालियन उनकी मातृभाषा है। कोई भी माँ अपने मातृभाषा क्या होती है, जिसको माँ अपने नवजात शिशु को जिस भाषा में पुचकारती है, दुलारती है। अब जाहिर सी बात है सोनिया गांधी को हिंदी और अंग्रेजी में तो नहीं दुलारती पुचकारती होंगी, तो इटालियन के अलावा उन्हें कोई भाषा नहीं आती है। साल में 65 बार विदेश जाते हैं, 4 साल में 250 साल विदेश गए। ये इनका उसमें आरटीआई में लेके आया है। इतने बार तो हमारी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है एयर इंडिया, उसके पायलट भी इतनी बार विदेश नहीं जाते, उनकी एयर होस्टेस भी इतनी बार विदेश नहीं जाती जितनी बार ये जाते हैं। पूछा तो जाए भाई कि महीने में 5 बार विदेश कोई क्यों जाता है, महीने में 5 बार। अंजू जी अगर मैं आपको जाना आना फ्री कर दूं तो भी आप नहीं जा पाएंगी। है अमेरिका बिल्कुल। जाना में ये एक 24 घंटा आना जाना में हो जाए, लौटना यानी 2 दिन तो इसी में चले जाते हैं आने जाने में है, फिर जेटलैग वगैरह। तो ये बंदा 5-5 बार महीने में करने क्या जा रहा है, तो कभी अमेरिका, तो कभी थाईलैंड, तो कभी यूरोप, तो कभी काबुल, तो कभी बाबर की समाधि। ये कहाँ जा रहे हैं इनका कुछ पता नहीं चलता। सिक्योरिटी पीछे छोड़ के जाते कि जो जासूसी ना हो। तो कुल मिलाकर इस देश में जो कोई भी हिंदुत्व और इस देश के खिलाफ है, राहुल गांधी उसके पीछे खड़े हैं और वो लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। सर अभी तो योगी आदित्यनाथ ने भी स्टेटमेंट दिया है कि राहुल गांधी जो देश विरोधी ताकतें उनके सरगना बनते जा रहे हैं। तो भाजपा गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, वो खुलेआम देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कहना देखिए 1 दर्जन धाराएं लागू होती है इस पे, जो उन्होंने कहा कि सरदारों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही है, 1 दर्जन धाराएं लगती है आईपीसी की। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का मुकदमा भाजपा ने नहीं किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। आज 5 साल हो गया, क्यों नहीं इसमें अब बात आगे बढ़ी, ईडी लेके उसको क्यों बैठी हुई है। नेशनल हेराल्ड का मुकदमा इतना ओपन एंड शट मुकदमा है कि जिस हाईकोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को राहत मिलती है, उससे ना सोनिया को राहत मिली ना राहुल को राहत मिली। ओपन एंड शट केस है। जवाहरलाल नेहरू ने जनता की प्रॉपर्टी उठा के नेशनल हेराल्ड को दे दी, जो कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र, जनता की हमारे आपके टैक्स पर। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उस पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया फ्री में। 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो साहब उसमें क्यों नहीं हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी मुकदमा किया, उसको क्यों नहीं आप आगे बढ़ा रहे। राहुल गांधी के ऊपर आप क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा कर रहे, क्यों नहीं आप इनको जेल भेज। आपको लग रहा है कि जब तक ये जोकर खड़ा है तब तक आप सेफ है, पता नहीं इसकी जगह कौन आ जाए। लेकिन वो जोकर अब तक जोकर नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये जोकर भी अपनी बात कहते 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 पता नहीं कितने लोगों का दिमाग इसने दूषित कर दिया। सर वो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली कहावत भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं राहुल पे लागू होती है। पर आप ये बताइए सर कि पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका जाकर ये रायता फैलाना, और जब भी किसी न किसी राज्य का विधानसभा चुनाव होता है उससे पहले भी राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, राहुल को वहां जाना चाहिए था, अमेरिका में बैठकर क्या कर रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा कि साल में 65 बार विदेश जा रहे हैं, 4 साल में आरटीआई से निकल गया है, 250 बार, 248 से 247 बार विदेश गए हैं। कश्मीर में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, विदेश में बैठे हुए हैं। हरियाणा में देखिए आम आदमी पार्टी से आपका गठबंधन टूट गया, 5-10 सीट मांग रही थी, आप 5 सीट दे रहे थे। वो पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पे मांग रहे थे, आप शहरों में दे रहे थे। 20 उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए। तो आप तो वहां विदेश में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए हिमाचल में आपकी सरकार है, वहां पे आपके अपने मंत्री अनिरुद्ध सिंह विक्रमादित्य सिंह आपके खिलाफ, मतलब जिस तरह के बयान अनिरुद्ध सिंह ने दिए हैं, परेशान है। आज घबरा के आपको हिमाचल में लाठीचार्ज करना चला, वाटर कैनन चलाना पड़ा, आपको औरतों को पीटना पड़ा। आप परेशान हैं, वहां पे हालात बाबरी मस्जिद जैसे बन रहे हैं। मुझे तो वो कॉलेज में थे लेकिन मुझे अभी तक वो चीज मेरे ऊपर इम्प्रिंट है। मुझे डर लगता है कि वो 1990 वाला मुलायम सिंह वाला माहौल ना हो जाए, जब मुलायम सिंह ने गोली चला दी थी अयोध्या में। पर सर आप ये देखिए ना कि जम्मू कश्मीर में तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, आर्टिकल 370 को वापस लाने की बातें कर रहे हैं, और इनका ही पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अभी एक दिन पहले उन्होंने क्या बयान दिया कि जब मैं गृह मंत्री था तो मुझे लाल चौक पर जाने से डर लगता था, जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो मैं बोल भी नहीं सकती, लेकिन पूर्व गृह मंत्री ऐसी भाषा बोल रहा है, यानी कि वो भी खुश है कि आर्टिकल 370 हट गया। अंजू जी आप गई हैं कश्मीर, जब 370 लगा था आप गई थी।
आप लाल चौक पे गई थी? मैं गया था। नहीं। मैं जाता था। एक बार नहीं, कई बार गया। मुझे सीआरपीएफ भगा देती थी कि शाम को 7 बजे के बाद नहीं रुकने देंगे। मेरी हम्म। गाड़ी खराब हो गई थी, मैं गैराज में बनाने गया था, बाहर लिखा था इंडियन डॉग्स गो बैक, भारतीय कुत्तों वापस जाओ। मैंने देखा वो सब, मैंने वो सारी हरकतें देखी, मैंने वो माहौल देखा है। मैंने वो माहौल देखा जिसका जिक्र सुशील कुमार शिंदे कर रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री रहते हुए जम्मू एंड कश्मीर में लाल चौक के जाकर झंडा फहराने में उनको डर लग रहा था। हम्म। भाषा उन्होंने जरूर आपत्तिजनक इस्तेमाल की है, पर जो बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आज उसी लाल चौक पे बिना आराम से खड़े होकर राहुल गांधी झंडा भी फहरा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, और कश्मीर की बाजियों अपनी बहन के साथ बर्फ के गोले बना के खेल रहे हैं। तो माहौल में तो अंतर आया है, लेकिन याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के माहौल में अंतर आया है। जम्मू कश्मीर में रहे हुए मुसलमानों की जहनियत में, उनके दिमाग में कहीं कोई अंतर नहीं आया है। मेरी कश्मीर में लगातार बात हो रही है, आज की तारीख में भी उन लोग लगातार 370 का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी, उन जिसको 370 से सबसे ज्यादा फायदा है, उसको भी समझा दिया गया कि 370 तुम्हारे फेवर है। उनको डरा दिया गया है कि अगर 370 हट जाएगा तो कश्मीरी हिंदू और खासतौर से कश्मीरी पंडित लौट आएगा तो उनके बाग बगीचे घर जिन पे आपने कब्जा कर लिया आपको लौटाना पड़ेगा। आप मान के चले कि वादी में इस समय जो कश्मीर वैली में जो चुनाव हो रहा है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस करीब करीब स्वीप कर रहे हैं सिर्फ एक बात पे कि 370 लौटना चाहिए। 370 लौटने की बात नहीं कर रहे हैं उमर कह रहे हैं हम 1950 की बात करते हैं। 1950 में क्या हालत थे, वहां पे एक अलग प्रधानमंत्री होता था जिसको वजीर आजम कहते थे। इसी उमर अब्दुल्ला के दादा उस समय वजीर आजम हुआ करते थे। इसी का उस समय में कश्मीर में जाने में परमिट लगता था। ये वो जमाना परमिट युग की बात कर रहे हैं। वो जो बिना परमिट लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले गए थे, जिन्होंने कहा था एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट करके उनकी हत्या कर दी गई। तो एक जमाने में कश्मीर में जाने में परमिट लगता था, और उमर अब्दुल्ला खुल के कह रहे हैं हमें वही चीज वापस चाहिए, और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। सर तब तो, लेकिन इनको इतना नहीं पता कि आर्टिकल 370 राज्य सरकारें नहीं हटाती हैं, केंद्र का काम है, और वो बिल्कुल हटना उनको पता है। देखिए, नहीं नहीं, वो जो वादा कर रहे हैं कोई भी उनके हाथ पे नहीं है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर हम 370 वापस ला देंगे, उनके हाथ में नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू कर देंगे, उनके हाथ में नहीं है। वो कहते हैं हम बॉर्डर खोल देंगे, वो उनके हाथ में नहीं है। वो तो विदेश नीति तय कर रहे हैं, क्या किया जाए। और सर अब तो वो जो इंजीनियर रशीद था, जो टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद था, उसको भी एनआईए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। 2 अक्टूबर तक वो प्रचार कर सकता है अपनी पार्टी का। इसके लिए कोर्ट को दोषी मत ठहराइएगा। इसके लिए पूरा ये भारतीय जनता पार्टी का गेम है। इनको लग रहा है कि चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कश्मीर वैली को स्वीप कर रही है, तो इनको जो भरोसा है कि जमाते इस्लामी चूंकि बैंड है, जमाते इस्लामी को भाजपा ने पहले 2019 में बैन किया, फिर 2024 में बैन किया, तो जमाते इस्लामी के लोग वहां इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अब ये इंजीनियर रशीद जैसे लोग वहां इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती लड़ रही हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों ने कसम खाई थी कि जब तक 370 नहीं लौटेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोनों ने अपनी कसम केजरीवाल की तरह तोड़ दी। लेकिन महबूबा मुफ्ती इतनी घबरा गई कि वो चुनाव लड़ने से ही बैकआउट कर गई, अपनी सीट से अपनी लड़की को लड़ा रही। और उमर इतना डर गया कि वो एक साथ, जिन्होंने कसम खाई थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक साथ 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, टोपी उतार के वोट मांग रहे हैं। लेकिन आप इसको मान देखिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे मांगिएगा नहीं, और आपके दर्शक नाराज ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि इंजीनियर रशीद को रिहाई में, उसकी जमानत में और उसके भाई के चुनाव लड़ने में, जिस जगह से वो अपने भाई का चुनाव प्रचार करने गया है, वहां पे इंजीनियर रशीद 2 बार विधायकी जीत चुका है। लोकसभा में बारामूला में चुनाव लड़ता है, 4.25 लाख वोट मिलता है उसको 300 का। सोचे, जो आदमी टेररिज्म के आरोप में बंद है, उस पर 4.25 लाख वोट मिला। कश्मीर में आपने 370 हटा के खुशहाली लौटा दी है। जहनियत, उनका दिमाग नहीं बदला, इसको याद रखिएगा। कश्मीर में कोई भाजपा को वोट नहीं मिलने जा रहा है। आज भी कश्मीर 370 के लिए वोट करने जा रहा है। ऐसे में इनको उम्मीद है कि जमात इस्लामी के कुछ निर्दलीय उम्मीदवार, कुछ महबूबा मुफ्ती के उम्मीदवार और इंजीनियर रशीद जैसे कुछ उम्मीदवार अगर खड़े हो जाएंगे, तो वोटों का कुछ आपस में ऐसे क्रॉस कॉम्बिनेशन होगा कि हो सकता है इनके मन के लोग जीत जाए। और कल अगर इंजीनियर रशीद का भाई जीत जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में आएगी, तो आप देख लीजिएगा कि आपको ये इंजीनियर रशीद का भाई भाजपा के फेवर में खड़ा है। ये एक जमाने में महबूबा मुफ्ती भी उनके साथ खड़ी थी। अभी मेरा कश्मीर में आज बात हो रही थी, वहां पे एक एब्जॉर्बर है, वो कह रहे थे कि हमने आप क्या बात है, आप वहां पे महबूबा मुफ्ती का बात बिल्कुल क्यों नहीं चल पा रही। उन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती पे भाजपा का ठप्पा लग गया। वो ऑब्जर्वर बन के जाते हैं जो आईएएस अधिकारी, उनसे मेरी बात होती है, पर्यवेक्षक जिन्हों कहते हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने एक बार भाजपा के साथ सरकार बना ली, वहां के लोग कहते हैं तो भाजपा की एजेंट है। लेकिन आप सोचिए कि सर किस तरह से वहां पर मतलब आर्टिकल 370 को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, जबकि आर्टिकल 370 हटने से बकरवाल जैसे समुदाय के जो लोग हैं उनको कम से कम वोट देने का अधिकार तो मिला है।
वो तो चाहते हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार बने, लेकिन वहां पर जो हालात है उसमें तो लग रहा है कि बहुत ही फ्रैक्चर्ड सा मैंडेट वहां पर आएगा, पता नहीं किसकी सरकार बनती है। लेकिन सर, राहुल गांधी ये जिस तरह की बचकानी बातें अमेरिकी दौरे के दौरान कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो जो ईडी वाला मामला है नेशनल हेराल्ड का, उससे ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि वायनाड में आधी रात को उन्होंने लिखा था कि मेरे घर ईडी आने वाली है, चाय बिस्किट से स्वागत करूंगा। डर लग रहा था उनको, क्या उस डर के चलते ही सारा कुछ खेल खेला जा रहा है? देखिए, अदालती भाषा में इसको पेशबंदी कहते हैं। राहुल गांधी अपने नैरेटिव को इतना ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं कि कल जब उनकी नेशनल हेराल्ड मामले में उनके खिलाफ जजमेंट आए, तो वो कह सके तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि भारत में सारी संस्थाएँ बिक चुकी हैं। वो कह सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, तो वो कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इतना बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसे पेशबंदी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भाजपा सरकार ने भी अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे मुझे लगे कि वो राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन सर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेश में जाकर सरकार के खिलाफ बोलता है, अपने पीएम के खिलाफ बोलता है, देश के खिलाफ बोलता है, आतंकवादी पन्नू को एक मुद्दा थमा कर आ जाता है, इसके लिए तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए या नहीं? अंजू जी, आज सारे सवाल आपने किए, जवाब मैंने दिया। अब एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, आज जवाब दे दिए। राहुल गांधी जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। भारत सरकार क्या कर रही है, आप बताइए। सर, भारत सरकार तो सिर्फ देख ही रही है अभी, कर तो कुछ नहीं ठीक है, रही है। वो भी देख रही है, आप भी देखिए, हम भी देखें। देखिए पानी कब तक नाक पे जाता है या सर के ऊपर जाता है। लेकिन सर, मतलब ताज्जुब इस बात का होता है कि वो इतना कुछ बकवास करके देश में आ भी जाएंगे। अभी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ, जगह जगह पे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सिख समुदाय के लोग भी उतरे हुए हैं कि वो इस तरह से बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर उनके खिलाफ कार्रवाई तो कोई होती नहीं है। एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। सुना था गुजरात में शायद उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है। सुना है मैंने, मेरे पास भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है अंजी जी। मैं पहले भी आपके चैनल पर और तमाम चैनलों पर इस बात को कह चुका हूँ। इस देश में बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों के है जिनको भाजपा, योगी, मोदी के अलावा हिंदुत्व से प्रॉब्लम है, हिंदुओं से प्रॉब्लम है, जिनको इस देश से ही प्रॉब्लम है, जिनको इस देश की प्रगति से प्रॉब्लम है, जिनको इस बात से प्रॉब्लम है कि 1947 में 3 देश बने थे, उन 2 देश में आज हाहाकार मचा हुआ और भारत 5वीं अर्थव्यवस्था क्यों हो गया। और ऐसे तमाम लोग आपको राहुल गांधी के पीछे खड़े नजर आएंगे। राहुल गांधी सही बात कहें तो और गलत बात कहें तो। बिल्कुल सर, एक नया टूल किट जिसको कह सकते हैं हम लेकर वो आ रहे हैं, और इस बार उन्होंने सिखों को टारगेट किया है अपने इस अमेरिकी दौरे के दौरान। सर, आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर मेरे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।